हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 35। और इस वर्कशीट में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास को जानेंगे। और इस इतिहास के सीरीज में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का सीरीज पढ़ रहे हैं। इससे पीछे के वर्कशीट में भी यूरोप में राष्ट्रवाद की बातें हुई हैं और यूरोप के विभिन्न देशों में हम राष्ट्रवाद के गठन का जो प्रचलन है अभी देख रहे हैं, जो कि 1789 के फ्रांस के क्रांति से शुरू हुई है। तो वो फ्रांस, जर्मनी, इटली, उसके बाद आज हम लोग ब्रिटेन, यूनान और बाल्कन पर बातें करेंगे। तो अगर आप इसको सीरियली जानना चाहते हैं तो इससे पीछे की वर्कशीट 32, 33, 34 भी देखिए एसएसटी की। और उसको देखने के बाद जब आप इसको देखेंगे तो सीरियली सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फ्रांस में 1789 से शुरू हो करके और फिर इंग्लैंड और बाल्कन के राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की स्थापना तक आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और बच्चों, आप ये बात और जान लो कि ये जो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर से आपके बोर्ड में प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक ना। और वो लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न होते हैं कि आपको उसमें लंबे लंबे आंसर लिखने हैं, ठीक ना। इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से समझिए और इसका उत्तर लिखिए। और इस चैप्टर से आंसर आते हैं, आप इसको पॉइंट करके आप घर पर भी पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए और वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। और इस श्रृंखला में आज हम ब्रिटेन में राष्ट्रवाद को डिस्कस करेंगे। ठीक, कह रहा है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। देखिए, कह रहा है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद आया, इसमें कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई क्रांति नहीं हुई, कोई मारकाट नहीं हुआ, खून नहीं बहा। इसीलिए इस क्रांति को हम लोग रक्तहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। और कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था, उसमें छोटे छोटे बहुत से क्षेत्र थे, ठीक ना। 18वीं शताब्दी से पूर्व वो कोई ब्रिटेन एक राज्य नहीं था। और आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों और द्वीपों पर विस्तार आरंभ किया, ठीक ना। और जब अंग्रेजी राष्ट्र की शक्ति में विस्तार हुई तो उसने अपने अगल बगल के अन्य द्वीपों को अपने साथ मिलाना शुरू किया। और 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, उसमें संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया था और ये काफ़ी आसानी से हो गया था। इसमें कहीं भी खून नहीं बहा था, रक्त नहीं बहा था और कोई मारकाट नहीं हुई थी, ठीक ना। इसीलिए इस क्रांति को 1688 की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। जबकि वहाँ के राजतंत्र से मतलब वहाँ राजशाही शक्ति को समाप्त करके संसद की शक्ति की सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया गया था। जैसा कि फ्रांस में हुआ था 1789 में कि वहाँ राजतंत्र को समाप्त करने के लिए 1789 की क्रांति करनी पड़ी थी, लेकिन उस तरह का ब्रिटेन में कहीं कुछ नहीं हुआ था। ठीक, तो 1707 में उसके बाद क्या हुआ कि 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया, ठीक ना। यूरोप में राष्ट्रवाद के अगले चरण में 1707 में देखिए 1688 से शुरू हुआ, फिर 1707 आया और 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दो जगहों को मिलाकर, दो राष्ट्रों को मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। और नेक्स्ट फिर 1798 में लगभग कितना 91 बरस बाद असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से ब्रिटेन में राष्ट्रवाद आया था और काफ़ी लंबी प्रक्रिया था, काफ़ी जटिल प्रक्रिया था, ठीक ना। तब फिर जब इस सब को मिलाकर के ब्रिटेन को बनाया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनाया गया, तब फिर नए ब्रिटेन के प्रतीक और चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया और इन सभी जगहों को एक झंडा एक चिन्ह के अंतर्गत लाया गया। तो इस तरह से जो 1688 में जो क्रांति शुरू हुई थी उसकी परिणति यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन के रूप में 1798 तक, मतलब कि इतनी लंबे समय तक चली। इसलिए ब्रिटेन की क्रांति एक जटिल थी, लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन गौरवपूर्ण थी। इसमें कहीं भी कोई रक्तपात नहीं हुआ था, खून खराबा नहीं हुआ था। नेक्स्ट अब देखते हैं यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक, कह रहा है यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, ठीक ना। ऑटोमन साम्राज्य आप देखते होंगे ये एशिया के पश्चिम में है, ठीक। और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत
मतलब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित कर दिया। 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसको दृष्टांत मान करके फ्रांसीसी क्रांति काफ़ी सफल हुई थी और वहाँ राजतंत्र को समाप्त करके जब लोकतंत्र की स्थापना हुई थी तो उसके अगल बगल के जितने भी यूरोप के राष्ट्र थे सभी ने देखा कि जब फ्रांस में ऐसा हो सकता है, वहाँ से तानाशाही शासन की समाप्ति की जा सकती है, तब फिर हमारे राष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है। तो उससे लोगों ने प्रेरणा लिया, यूरोप के राष्ट्रों ने 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लिया। तो उसी तरह से यूनानी लोगों ने भी फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लिया और उनके मन में स्वतंत्रता की भावना प्रज्वलित हुई कि हमें भी स्वतंत्र होकर स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। और 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। मतलब 1821 से यूनान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ और यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। यूनान के कुछ लोग जो अपने देश से बाहर रह रहे थे निर्वासन में, मतलब उनको देश निकाला कर दिया गया था, और वो जब पश्चिमी यूरोप के कुछ देश थे उन लोगों का साथ मिला। चूँकि यूनान में शुरू में पहले बहुत विद्वान लोग हुआ करते थे और यूनान के बहुत से विद्वानों ने अनेक तरह की खोज की थी, तो इसलिए उन लोगों की हमदर्दी थी यूनानियों के साथ, तो उन लोगों ने यूनानियों का समर्थन दिया। पश्चिमी यूरोप के लोगों ने यूनानियों का समर्थन दिया स्वतंत्रता में, और विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वैसे भी यूनान विद्वानों की भूमि रही है, तो वहाँ के कवियों ने भी और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत इकट्ठा किया, लोगों के मन में प्रेरणा भरा, ठीक ना। और इसी तरह प्रेरणा भरने के क्रम में अंग्रेजी के एक कवि थे लॉर्ड बायरन। तो ये लॉर्ड बायरन धन राशि एकत्र किए, मतलब धन एकत्र किए कि वह युद्ध के लिए भी गए और यूनान में लड़ने के लिए भी गए। मतलब वो तन मन धन से यूनान की स्वतंत्रता के लिए लगे हुए थे। और जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई, ठीक। और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने, कुस्तुनतुनिया तुर्की में है, ठीक ना, तो उसकी संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया। तो इस तरह से यूनान को स्वतंत्रता मिली। उन्होंने फ्रांस के क्रांति से सबक लेकर के अपने देश को स्वतंत्र कराया और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं बाल्कन। कह रहा है राष्ट्रवाद और साम्राज्य, बाल्कन समस्या। ये बाल्कन समस्या बहुत बड़ी समस्या थी और इसी समस्या के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था, ठीक ना। तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ बाल्कन, उसका जड़ बाल्कन कैसे था उसको देखिए। कह रहा है बाल्कन भौगोलिक और निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का देश था। मतलब उसमें काफ़ी विभिन्नता थी और इसमें बहुत सारे देश मिले हुए थे। और ये बाल्कन जो था, एक तरफ इसके साइड में रूस था और इधर यूरोप के देश थे, ठीक। तो यह एक प्रायद्वीप टाइप का भी था और इसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्र में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। जो बाल्कन के क्षेत्र में रहते थे उन लोगों को स्लाव कहा जाता था। और बाल्कन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, ठीक। और आप देख रहे हैं कि ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा यूनान भी था और ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में बाल्कन भी था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक होगी। रोमानी राष्ट्रवाद मतलब जो रोम के तरफ से और यूरोप की तरफ से जो राष्ट्रवाद की लहर आई थी वो बाल्कन में भी फैलने लगी। और ऑटोमन साम्राज्य का जब विघटन हुआ, ठीक ना, तो इससे वहाँ की स्थिति विस्फोटक हो गई और वहाँ के जो ये राज्य थे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, ये एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीय उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणाएं करने लगे, ठीक ना। और ये लोग ऑटोमन साम्राज्य के चंगुल से निकल करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। लेकिन यहाँ एक और समस्या हुई। वो समस्या क्या थी? जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया।
हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। अब हुआ क्या कि इसमें से जो भी देश स्वतंत्र होता गया वो दूसरे देश पर हमला करता गया। उसे ऐसा लगा कि मैं हमला करके अपना साम्राज्य को बढ़ा लूँ, अपने देश के क्षेत्र को बढ़ा लूँ, तो इससे वहाँ एक अजीब तरह की स्थिति पैदा हो गई, एक युद्ध सा छिड़ गया। और इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रहा। जैसे ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ठीक है। तो बड़े बड़े देश इस क्षेत्र में कब्जा जमाने के लिए चले कि जब वो स्वतंत्र हो गए, छोटे छोटे थे, तो हम भी कब्जा जमा करके अपने आप को बड़ा कर लें। तो यही कारण हुआ जिससे यह समस्या गहराती चली गई और जिस कारण वहाँ विभिन्न युद्ध हुए जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। और इन्हीं क्षेत्रों को हथियाने के क्रम में, इन्हीं क्षेत्रों को हड़पने के क्रम में बड़े बड़े देश भी कूद गए, जिससे कि पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध की घटना घटित हुई और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी हुई थी। ये था आज हमने 3 पढ़ा, ब्रिटेन, यूनान और बाल्कन। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं, ठीक। इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि यदि आप कभी लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में आप किस प्रकार की भूमिका निभाते। दूसरा है ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था, विवेचना कीजिए। तीसरा है बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। और चौथा है 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय में किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया, ठीक ना। तो चलिए इसके उत्तर को लिखते हैं हम। इसका पहला प्रश्न है कि यदि आप लॉर्ड बायरन की जगह होते, कभी लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते। तो इसका उत्तर है यदि मैं कभी लॉर्ड बायरन की जगह होता तो यूनान के नागरिकों को स्वतंत्रता के लिए अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेरित करता और अपनी ओर से हर संभव सहायता प्रदान करता। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, करा ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था, विवेचना कीजिए। करा ब्रिटेन का राष्ट्रवाद अपने आप में एक अनोखा क्रांति था, यह एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी। करा इसकी शुरुआत 1688 की रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति से हुई और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन 1707 में स्कॉटलैंड का विलय करके किया गया। फिर 1801 में आयरलैंड को ब्रिटेन में शामिल करके किया गया, है ना। तो इस तरह से ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया चली थी। और नेक्स्ट है बाल्कन की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, ठीक। तो इसका उत्तर है बाल्कन भौगोलिक रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, सर्बिया आदि शामिल थे और बाल्कन के सभी देश स्वतंत्रता की कामना करने लगे थे। हर एक बाल्कन प्रदेश दूसरे प्रदेशों को हड़पना चाहते थे जिससे समस्या गहराती गई और परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और चौथा प्रश्न है कि 1789 के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। तो इसका उत्तर है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा दिया। इसने लोकतंत्र, एक राष्ट्र, एक भाषा तथा एक कानून का विचार दिया, जिससे प्रेरणा लेकर यूरोप के अन्य राष्ट्रों की तरह यूनान तथा बाल्कन ने भी स्वतंत्रता राष्ट्रों के गठन का प्रयास किया, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आपका ये वर्कशीट कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।